हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर का रोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जौ का आवर्तकंड या कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। पिछले वीडियो में हमने गेहूं का अनावृत कंड पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जौ का आवर्तकंड। आपको दोनों को साथ लेकर समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने गेहूं का अनावर्तकंड रोग नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उसे समझें, उसके बाद ये जो समझना है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जौ का आवर्तकंड। ये जो जौ का आवर्तकंड रोग है इसे कान्ही या बंद कंडवा रोग भी कहा जाता है। कान्ही या बंद कंडवा रोग भी कहा जाता है। इस रोग का प्रकोप भारत के अधिकांश हिस्सों में है, लेकिन जिस क्षेत्र में जौ ज़्यादा बोया जाता है, खास करके उत्तरी भारत जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में इसका अधिक प्रकोप है, जिसकी वजह से 5 से 10% तक फसल को नुकसान होता है। जौ का जो आवर्तकंड है उसके लक्षणों की अगर बात करें तो इसके लक्षण आपको तभी नज़र आएंगे जब बालियां निकलना प्रारंभ होगी। इससे पहले आप किसी भी तरीके से इस रोग की पहचान नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो लक्षण इसके प्रकट होंगे वो तब प्रकट होंगे जब बालियां निकलना प्रारंभ हो जाएगी। हमने जो गेहूं का अनावर्तकंड पढ़ा था उसमें भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि आपको लक्षण तभी नजर आएंगे जब बालियां निकलना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें हमने पढ़ा कि दानों के स्थान पर काला चूर्ण पदार्थ निकलता है। यहाँ पर भी जो जौ का आवर्तकंड है इसमें भी दाने न बनकर दानों के स्थान पे स्मट सोराई बन जाते हैं, कंड पुंज बनते हैं, यानी कि काले काले चूर्ण से भरे हुए पैकेट से बन जाते हैं। जहां दाना बनना है वहां बन जाते हैं कंड पुंज। जहां दाना बनना है वहां कंड पुंज या हिंदी में कंड पुंज, इंग्लिश में स्मट सोराई कहते हैं, स्मट सोराई बनना चालू हो जाते हैं। तो बालियां जो है कुछ ऐसी नजर आती है जैसे काली है या जली हुई सी नजर आती है। जो रोगी पौधा है उसमें जो बालियां है इस काले चूर्ण की वजह से, कंड पुंज की वजह से काली नजर आती है, जली हुई नजर आती है। लेकिन अनावर्तकंड और आवर्तकंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अनावर्तकंड में एक पतली झिल्ली होती है जो फट जाती है, लेकिन आवर्तकंड इसके नाम से ही जाहिर है कवर्ड, यानी कि यहाँ स्मट जो है वो कवर्ड रहता है, बंद रहता है, परमानेंट, जबकि गेहूं के अनावर्तकंड में वो खुल जाती है झिल्ली। तो इनमें भी जो कंड पुंज है वो एक पतली लेकिन मजबूत झिल्ली से ढका रहता है। गेहूं के अनावर्त में हमने क्या पढ़ा कि वहाँ ऐसे ही पतली कुछ सिल्वर कलर की एक पतली झिल्ली होती है जो फट जाती है, लेकिन यहाँ पर वो ही पतली लेकिन मजबूत सिल्वर के आक रंग की एक झिल्ली होती है जो फटती नहीं है, क्योंकि वो मजबूत है। इसलिए कंड पुंज जो है वो परमानेंटली उस झिल्ली के भीतर ही रहते हैं, हवा द्वारा फैलते नहीं हैं और दूसरे पादपों को संक्रमित नहीं करते हैं। इसी कंड पुंज जो झिल्ली है उस झिल्ली के भीतर ये जो बीजाणु होते हैं वो वसीय पदार्थों से आपस में और चिपके रहते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा अंतर ये है कि यहाँ बालियों में जो स्मट बन रहा है, जो कंड पुंज बन रहा है, वो एक पैकेट में बंद है, झिल्ली नुमा एक पैकेट में, जो मजबूत झिल्ली है उसमें बंद के बंद ही रहते हैं। चूंकि बंद रहते हैं इसीलिए नाम पड़ा इसका कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट, आवर्त कंड, कंड जो है वो आवर्त है, ढके हुए हैं, कवर्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ा आवर्तकंड। जबकि हमने गेहूं में क्या देखा, अनावर्तकंड क्यों कहा, क्योंकि वो झिल्ली पतली थी और जल्दी ही टूट जाती थी। यहाँ ऐसा नहीं होता। तब ये झिल्ली जब टूट नहीं रही तो फिर अन्य पादपों को कैसे संक्रमित करें। तो ये पादप खड़ी फसल में दूसरे जो गेहूं के जौ के जो पादप होते हैं उन्हें ये संक्रमित नहीं करते, ये बीजों को संक्रमित करते हैं। और संक्रमित कब करते हैं, ये करते हैं थ्रेसिंग के समय। जब हम जौ प्राप्त कर रहे होते हैं, थ्रेसिंग कर रहे हैं, उस समय ये झिल्ली जो है वो थ्रेसिंग की वजह से ये कंड पुंज की जो झिल्ली है वो टूट जाती है और टूटकर इसके जो बीजाणु मुक्त होंगे वो बीजाणु स्वस्थ बीजों पर
लग जाते हैं, स्वस्थ बीजों पर भी लग जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब थ्रेसिंग हम करेंगे, जब हम जो प्राप्त कर रहे हैं, थ्रेसिंग करवा रहे हैं, उस समय थ्रेसिंग के प्रेशर की वजह से जो ये कंड पुंज जो है, जो झिल्ली में बंद है, वो झिल्ली फट जाएगी थ्रेसिंग की वजह से। और फटने की वजह से वो जो बीजाणु मुक्त हुए, वो बीजाणु अन्य बीजों पर लग जाते हैं, अन्य जो स्वस्थ बीज है जो कि उनके ऊपर लग जाता है। अब तो ऊपर लग जाएगा, बीजों के कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। जौ में हमने क्या देखा, गेहूं में हमने क्या देखा था कि बीजाणु जो होते हैं वो बीज के भीतर संक्रमित करते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, जो है वो संक्रमित होता है, अन्य बीज संक्रमित होते हैं, लेकिन ऊपर, वहाँ गेहूं में अंदर, यहाँ ऊपर संक्रमित होता है। इसलिए इसका जो संक्रमण है वो बाह्य बीजोड़ प्रकार का है। बाह्य बीजोड़, एक्सटर्नली बीज बॉर्न ये होता है, बाह्य बीजोड़ होता है। जबकि हमने गेहूं में क्या पढ़ा, वो अंतः बीजोड़ होता है। देखो हम साथ के साथ अंतर लेकर चल रहे हैं आवर्त और अनावर्त कंड में, ठीक है। उसमें अनावर्त था, झिल्ली फट जाती है, यहाँ झिल्ली नहीं फटती है। यहाँ हम ये देख रहे हैं, ये जो संक्रमण होता है वो थ्रेसिंग के समय होता है, वहाँ हवा के साथ ही हो जाता है। हमने यहाँ जौ में जो आवर्त कंड है उसमें देखा हो, ये बाह्य बीजोड़ होता है, बाहर से संक्रमित करते हैं बीज को। जबकि अनावर्त कंड में हमने क्या देखा, बीज के अंदर से संक्रमित कर रहे हैं। तो ये इसके प्रमुख लक्षण थे। अब हम बात करते हैं इसके रोगजनक की। इसका जो रोगजनक है वो है अस्टिलेगोहोर्डाई। अस्टिलेगोहोर्डाई, देखो स्मट डिजीज जो होती है, कंड रोग जो होता है, वो अस्टिलेगो की वजह से ही होता है, अस्टिलेगो कवक की वजह से ही होता है। चाहे गेहूं का हो, चाहे जौ का हो, कंड अगर नाम है तो अस्टिलेगो से। लेकिन अगर अनावर्त है, गेहूं का है, अनावर्त है, तो वहाँ गेहूं का जो ट्रिटिकम से नाम ट्रिटिसाई है। यहाँ जो है, जो का होर्डियम वल्गैर होता है, होर्डियम वल्गैर से नाम है होर्डाई। तो अस्टिलेगोहोर्डाई, स्मट जो होता है वो तो अस्टिलेगो से ही होता है। यहाँ जौ में है तो होर्डाई लगा दिया, होर्डियम वल्गैर से ही होर्डाई, इसके वैज्ञानिक नाम से ही होर्डाई। तो जौ का आवर्त कंड आपको याद करना है तो अस्टिलेगोहोर्डाई, अस्टिलेगो से स्मट होता ही होता है, होर्डाई है, जौ से हो गया तो अस्टिलेगोहोर्डाई। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। रोगजनक है अस्टिलेगोहोर्डाई, एक कवक है। इस कवक के जो बीजाणु बनते हैं, जो कंड बीजाणु बनते हैं, वो बीजाणु अधिकांशतः गोलाकार या अंडाकार होते हैं। जो कंड बीजाणु होते हैं, स्मट जो स्पोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, गहरे भूरे से लेकर काले रंग के होते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो आपको भूरे नजर आएंगे, लेकिन एक पुंज में जब होंगे तो बहुत ज़्यादा गहरे भूरे या काले रंग के नजर आएंगे। ये जो कंड बीजाणु होते हैं वो चिकने होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर होता है वसीय पदार्थ, उसकी वजह से ये चिकने होते हैं और मोटी भित्ति इन पर पाई जाती है। बीजाणु सभी एक कोशिकीय होते हैं। ये जो कंड बीजाणु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं, चिकने होते हैं, गोलाकार से अंडाकार होते हैं और गहरे भूरे काले रंग के होते हैं जब ये समूह में होते हैं। ये हमने बीजाणुओं की बात की। अब बात करते हैं इसके रोग चक्र की, कि ये रोग कैसे फैलता है, कहाँ और कैसे फैल रहा है। तो देखो हमने जैसा पढ़ा कि जब थ्रेसिंग का टाइम होता है, जब हम थ्रेसिंग करा रहे होते हैं, उसी समय ये जो कंड पुंज का जो समूह है, जो कंड पुंज है, उसके ऊपर जो झिल्ली है वो फटती है, और उस फटने की वजह से स्वस्थ बीज जो है वो भी संक्रमित हो जाएंगे। अब बीज संक्रमित हो गए, यदि आप इन्हीं संक्रमित बीजों को बोते हैं, अगर आप इन्हीं संक्रमित बीजों को बोओगे तो कंड बीजाणु भी जो है इसके साथ ही साथ क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्रेसिंग के समय बीज हो गए संक्रमित, और इन्हीं बीजों को अगर आप बो रहे हो, बीजोपचार किए बगैर ही अगर आप बो रहे हो, तो उन बीजों के अंकुरण के साथ ही ये जो बीजाणु है, इस कवक अस्टिलेगो के बीजाणु जो है वो भी संक्रमित होते हैं, वो भी अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर प्राक तंतु बनाते हैं। ठीक है, तो संक्रमित बीजों को बोने के साथ बीज अगर अंकुरित हो रहे हैं तो बीजाणु जो है वो भी अंकुरित होते हैं और प्राक तंतुओं का निर्माण करते हैं। प्राक तंतु जो है वो 4 बीजाणुक बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं?
बीजाणुकों का निर्माण करते हैं, स्पोरलेट्स बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं, बीजाणुक बनाते हैं। ये बीजाणुक जो है वो जनन नलिकाएं बनाते हैं, और जनन नलिकाएं जो अलग अलग जो उत्पत्ति की जो जनन, यहाँ मैंने जो चिन्ह लगाए हैं माइनस और प्लस, इसका मतलब अलग अलग उत्पत्ति की, किसी की उत्पत्ति और होगी, किसी की उत्पत्ति और होगी। ये दो अलग अलग जो जनन नलिकाएं बन रही है, जो बीजाणुक बना रहा है, वो बीजाणुक से बनने वाली दो अलग अलग जनन नलिकाएं आपस में संयुग्मित होती है, उनका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होकर वो संक्रमण सूत्र बनाते हैं। दो जनन नलिकाएं इस तरह, एक जनन नलिका, दूसरी जनन नलिका, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग होगी। ये दोनों आपस में संयोजित होगी, और संयोजित या संयुग्मित होकर इनका फ्यूजन होकर ये एक संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें दो अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। जब दो अगुणित केंद्रक होंगे, दो अलग अलग केंद्रक है, तो इस अवस्था को द्विकेंद्रकी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकेंद्रकी अवस्था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जैसे ही बीजों का अंकुरण हो रहा है, उस बीजों के अंकुरण के दौरान ही बीजाणु भी अंकुरित होना शुरू होते हैं, वो पराग तंतु बनाते हैं। पराग तंतु जो है उनसे बीजाणुक बनते हैं, बीजाणुकों से जनन नलिकाएं निकलती है। जनन नलिकाएं अलग अलग बीजाणु की जो जनन नलिकाएं हैं वो आपस में फ्यूजन करती है, आपस में संगलित होती है, संलयन होता है, और संक्रमण सूत्र बनाते हैं, द्विकेंद्रकी संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं। ये जो संक्रमण सूत्र है वो जब बीज का अंकुरण हो रहा है, उससे जो प्रांकुर बन रहे हैं, बीज से बनते हैं प्रांकुर और मूलांकुर, तो प्रांकुर जो तना बनाने वाला है उसको जाकर ये संक्रमित करते हैं संक्रमण सूत्र। और जैसे जैसे पौधा वृद्धि कर रहा है, साथ के साथ ये संक्रमण सूत्र भी उसके अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं? वृद्धि करेंगे। और जब पौधा बड़ा हो जाएगा, जब उसमें पुष्पन शुरू होगा, पुष्प निकलने प्रारंभ होंगे, पुष्प क्रम बनेगा, तो उसी समय ये संक्रमण सूत्र जो है वो अंडाशय को जाकर संक्रमित करते हैं, अंडाशय को संक्रमित करेंगे और बीजाणुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर से उसी तरह थ्रेसिंग जब होगी तो फिर से इसका संक्रमण जो है प्रारंभ हो जाता है। इस तरह इसका रोग चक्र पूरा होता है। तो ये हमने बात की इसके रोग चक्र की। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बीजों के अंकुरण के साथ बीजाणु भी अंकुरित होते हैं, पराग तंतु बनाते हैं, पराग तंतु जो है वो बीजाणुक बनाते हैं, अलग अलग बीजाणुकों से जनन नलिकाएं बनती है, दो अलग अलग बीजाणु की जो जनन नलिकाएं हैं वो संलयन करती है, फ्यूजन करती है, और द्विकेंद्रकी संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं। ये संक्रमण सूत्र प्रांकुर को संक्रमित करते हैं, फिर पौधे की वृद्धि के साथ ये भी वृद्धि करते हैं, और जब पौधा बड़ा हो जाता है, जो का वहाँ पुष्पन चालू हो जाता है, तो पुष्पन के अंडाशय जो होंगे, पुष्पों के जो अंडाशय है उसके अंदर ये जाकर संक्रमित करते हैं और बीजाणुओं का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। वो ही काला चूर्ण कंडपुंज बनता है। ठीक है, अब इस रोग से कैसे बचा जाए, कैसे हम हमारी फसल को बचा सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके शस्य प्रबंधन की। तो सीधा सा है, ये बीजों से फैल रहा है, बीजों के बाहरी भाग पर इसका संक्रमण होता है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण भाग तो यह है कि हमें बीजों को उपचारित करना है। तो यहाँ पहले और बहुत महत्वपूर्ण, आप ऐसे बीजों का चयन करो जो रोग मुक्त हों, ऐसे बीजों का चयन करें जो रोग मुक्त हो। अगर आपको खड़ी फसल में संक्रमित पौधे नज़र आ रहे हैं तो उन पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें, उन्हें जला देना चाहिए। साथ ही बात करें जैविक प्रबंधन का, तो प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में जैसे C163 है, BJ13 है, BJ14, BJ24, BJ26, 28, 29, इसके अलावा BJ309, इस तरह कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो। बात करें रासायनिक प्रबंधन की, तो बीजोपचार के लिए जो है हम ऑक्सीकार्बोक्सिन और कार्बोक्सिन का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? बीजोपचार के लिए, कि जो हम बीज यूज कर रहे हैं उसे पहले ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन के 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को बीजोपचारित करो। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो बीज में सिर्फ 2 ग्राम ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन का प्रयोग कर
बीजोपचार करना चाहिए। ध्यान रखना, पहले भी मैंने कहा, जब भी हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। बीजों में जब भी हम ये जो रसायन मिला रहे हैं उस समय आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, मुंह पर मास्क पहनने चाहिए, और इनके जो खाली बर्तन है, इनके जो खाली डब्बे हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से रख देना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए या उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो ये भी कुछ सावधानियां हैं रसायनों के प्रयोग करते समय जो हमें ध्यान रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आज हमने कंप्लीट किया जो का आवर्तकण। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।